Hello and welcome back to my channel. I am Dr. Surya Shaheen and today I am here with literary terms. And these are very important literary terms. And first is chiasmus. Chiasmus is derived from the Greek word chi, meaning crossing or cross-shaped. It is a figure of speech which is a sequence of two phrases or clauses which are parallels in syntax but which reverse the order of the corresponding words. मीन्स कायस्मस जो है ऐसे फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जो टू फ्रेजेस होते हैं या क्लोजेस वह क्या है पैरेलल्स होते हैं सिंटैक्स में, लेकिन वो रिवर्स होते हैं किसमें? ऑर्डर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड्स में. Clear? So chiasmus involves two clauses or phrases where the second part mirrors the first one but with the order of the key element reversed. For example, Pope used chiasmus when he writes works without show and without pomp presides. यानी कि कायस्मस में मैं क्या बताई आपको कि सपोज आपको ए बी पैटर्न होता है, फर्स्ट जो पार्ट होता है सेंटेंस का ए बी में है पैटर्न में, और उसका जो सेकेंड पार्ट होगा सेंटेंस को उसको जस्ट रिवर्ट करेगा, जैसे बी ए करेगा, पहला ए बी रहेगा और उसी को रिवर्स करेगा तो वह बी ए हो जाएगा. जैसे कि पोप हैज रिटन वर्क्स विदाउट शो, तो फर्स्ट पार्ट जो है वह लिखा हुआ है वर्क्स विदाउट शो और इसी का नेक्स्ट पार्ट क्या हुआ एंड विदाउट पॉम्प प्रिसाइड्स. तो क्या किया, इसको फर्स्ट पार्ट जो है सेंटेंस का वह रिवर्स किया किसको, जो है सेकंड पार्ट, राइट. यानी कि ये जो सेकंड पार्ट है वह फर्स्ट पार्ट को रिवर्स कर दिया. तो ये आपको कायस्मस का एग्जांपल हो गया. कायस्मस हमेशा आपको सपोज आपको क्रॉसिंग शेप में आपको दिखेगा, क्रॉसिंग शेप में, राइट. यानी कि ए बी अगर है ऊपर का पैटर्न तो उसको जस्ट बी ए हो जाएगा, राइट. नेक्स्ट एग्जांपल, जॉन मिल्टन in his Paradise Lost used chiasmus when he writes Adam first of men and next part to first of women Eve. यानी कि फर्स्ट पार्ट क्या देखा आपने, एडम फर्स्ट ऑफ मेन, एंड उसका जो है सेकेंड पार्ट सेंटेंस का टू फर्स्ट ऑफ वीमेन इव. तो आप क्या देख रहे हो, सेकेंड पार्ट जो है उसको रिवर्स किया, किसको किया, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस को रिवर्स किया. तो एडम जो है एव को रिवर्स, एव जो है एडम को रिवर्स किया और फर्स्ट पार्ट में जो मेन है उस वीमेन को रिवर्स किया. तो मैं आपको बताई हूँ ये हमेशा आपको ए बी बी ए का पैटर्न में होगा, क्रॉस में, ऊपर का ए बी है तो वो बी ए हो जाएगा. जैसे एडम और मेन फर्स्ट पार्ट में है तो नीचे क्या आ गया, वीमेन और ईव, एडम और एव, मेन वीमेन, रिवर्स कर दिया वर्ड ऑर्डर को, तो देन इट बिकम्स द एग्जाम्पल ऑफ chiasmus. नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन आई से प्लेजर इज अ sin एंड समटाइम्स sin इज अ प्लेजर. तो इसमें क्या देख रहे हो आप, प्लेजर इज अ sin, फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का, और सेकेंड पार्ट जो है इसका sin इज अ प्लेजर. तो sin इज अ प्लेजर जस्ट इसको रिवर्स कर दिया, राइट. एंड दिस chiasmus इज यूज बाय बायरन इन डंजोआ. बायरन ने डंजोआ में यूज किया है chiasmus को व्हेन ही सेड प्लेजर इज अ sin एंड समटाइम्स sin इज अ प्लेजर. तो फर्स्ट पार्ट जो है वह प्लेजर इज अ sin है और सेकेंड पार्ट जो है उसको रिवर्स कर दिया, यानी कि जस्ट प्लेजर इज अ sin तो sin इज अ प्लेजर कर दिया. तो यह आपका जो हो गया, यह आपका chiasmus का एग्जाम्पल हो गया. क्लियर. नेक्स्ट लिटरेरी टर्म आइडियल हेयर इज conceit. Conceit, this is a very important literary term. A conceit is a figure of speech which refers to an extended metaphor that creates a surprising and intellectually comparison between two vastly different things or situations. So, conceit goes beyond simple comparisons to elaborate the meaning, to link the
टू वेरी डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज। यानी कि कॉन्सेप्ट एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है, लिटरेरी डिवाइस है, जो कि रेफर करता है एक्सटेंडेड मेटाफोर को, और क्या क्रिएट करता है, सरप्राइजिंग एंड इंटेलेक्चुअल इमेजिनेटिव कंपैरिजन को रेफर करता है। और यह जो कंपैरिजन होता है बिटवीन वैस्टली डिफरेंट थिंग्स होता है, यानी कि दो डिसिमिलर थिंग्स को यह कंपेयर करता है, वो कॉन्सेप्ट होता है। यानी कि यूजुअली आपको सिंपल कंपैरिजन जो होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट में जो है वह जो कंपैरिजन होता है टू वैस्टली थिंग, टू डिसिमिलर थिंग्स को कंपेयर करके बताया जाता है। तो यूजुअली जो 16th एंड 17th सेंचुरी मेटाफिजिकल पोइट्स, 16th and 17th century metaphysical poets usually use conceit. In their poetry, you find conceit, like John Donne used conceit and Marvell used conceit. So John Donne, in his poem or Valediction, Forbidding Morning, he used conceit when he compares two lovers' souls to twin compasses मूविंग इन यूनिसन। यानी कि जो है जॉन डन है, वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग में कॉन्सेप्ट का यूज़ किया, और वहाँ पर उसने टू लवर्स के सोल को कंपेयर किया। किससे कंपेयर किया? ट्विन कंपासेस मूविंग इन यूनिसन। तो यह आपका जो कंपैरिजन है, यह काफ़ी आपको क्या है, वैस्टली डिफरेंट थिंग्स से कंपेयर किया गया है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट जो है यह एक इटालियन वर्ड है, राइट। कॉन्सेप्ट, दैट वर्ड कॉन्सेप्टो इज इटालियन वर्ड फॉर कॉन्सेप्ट और आइडिया, राइट। यह कॉन्सेप्टो से बना है, जिसका मतलब होता है कॉन्सेप्ट और आइडिया। और अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, तो जॉन डन also used conceit in his poem The Sun Rising. Very famous poem, metaphysical poem by John Donne, where he used conceit of the sun का कॉन्सेप्ट यूज किया था वहां पर, वेयर जॉन डन हैज डिस्क्राइब्ड अ काइंड he described sun as a kind of interfering old busybody, right? Again in the same poem he used conceit when he writes whether both the Indias of spice and mine. यानी कि द सन राइजिंग में जॉन डन जो है लवर्स के लव को इंडियाज के स्पाइस एंड माइन से उसे कंपेयर करता है, राइट। बोथ द इंडियाज ऑफ स्पाइस एंड माइन। सो यह क्या है, यानी कि जो आपको दुर्लभ कंपैरिजन आप कह सकते हैं इसको, उसको हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। काफ़ी जो वास्ट डिफरेंट थिंग्स होते हैं उसको कंपेयर करना, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट। नाउ आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नेक्स्ट आई डील हियर cacophony. What is cacophony? Cacophony is a literary device that refers to the use of harsh, discordant, and unharmonious sounds to create a disharmonious or unpleasant effect. Cacophony often involves the use of consonants like K, G, T, P, and D, which can create a rough or disharmonious sound. यानी cacophony एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जो कि रेफर करता है किसको, यूज ऑफ हार्श, डिस्कॉर्डेंट, अनहारमोनियस साउंड। यानी अनहारमोनियस साउंड को जो क्रिएट करता है उसे हम cacophony कहते हैं। जैसे जो होता है यूज ऑफ कॉन्सोनेंट, वो cacophony क्रिएट करता है। जैसे लेटर के, letter G, letter T, P and D, which can create a rough disharmonious sound. ये जो consonant letter है K, G, T, P and D, तो ये सब आपको जो साउंड क्रिएट करता है, यह साउंड डिसहारमोनियस साउंड रहता है, अनप्लीजेंट इफेक्ट को क्रिएट करता है, इसलिए इसे हम cacophony कहते हैं, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंस द क्लैश एंड क्लैंग ऑफ स्टील ऑन स्टील। यानी अगर हम इस सेंटेंस में देख रहे हैं द क्लैश एंड क्लैंग ऑफ स्टील ऑन स्टील, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, वी फाइंड हेयर द रिपीटेशन ऑफ
हार्ड सी एंड सी एल, यानी कॉन्सोनेंट सी और सी एल साउंड का यहाँ पर रिपीटेशन किया गया है, जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट है, और यह जो है डिसहार्मोनियस साउंड को क्रिएट कर रहा है, राइट। लाइक आपको रफ साउंड आपको सुनने को मिलेगा. सो दिस इज कॉल्ड cacophony. So cacophony usually refers to the use of harsh and disharmonious or unpleasant effect or sound. This is cacophony. Clear? Next literary term is euphony. What is euphony? Euphony is a literary device that uses harmonious and pleasant sounding words and phrases to create a pleasing effect. Euphony is opposite of cacophony. Euphony is often achieved through the use of long vowel sounds, smooth consonants, and flowing rhythms. यानी कि इफनी जो है एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जो कि यूज करता है हारमोनियस और प्लीजेंट साउंडिंग वर्ड्स को, और जो ऐसे लेटर्स जो इसको प्लीजेंट वर्ड्स को क्रिएट करने में हेल्प करता है. जैसे कैकोफनी में क्या देखें हम कि वो ऐसे साउंड को रेफर करता है, लेटर को, जो कि अनप्लीजेंट साउंड को क्रिएट करता है. लेकिन इफनी जस्ट उसके अपोजिट है. इफनी में जो साउंड क्रिएट होता है वह हारमोनियस और प्लीजेंट साउंडिंग वर्ड्स होते हैं. और ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कॉन्सोनेंट का यूज़ नहीं होता है, नहीं, इसमें भी होता है, बट वहाँ पर जो कॉन्सोनेंट लेटर का यूज़ होता है वह जो है वह हार्ड होता है, राइट. हार्ड, उसे हार्ड कॉन्सोनेंट कहते हैं, जो कि रफ साउंड क्रिएट करता है. लेकिन यहाँ पर इफनी में जो कॉन्सोनेंट यूज़ होता है दैट इज़ वेरी सॉफ्ट, उसको सॉफ्ट कॉन्सोनेंट के नाम से हम जानते हैं. यहाँ पर आपका यूजुअली वोवेल का रिपीटेशन होता है, सॉफ्ट कॉन्सोनेंट का यूज़ होता है, जिससे कि जो रिदम होता है काफ़ी स्मूथ रिदम और सॉफ्ट वॉइस, आपका प्लीजिंग साउंड आपको लगेगा सुनने में. फॉर एग्जाम्पल, John Keats used euphony in the sentence when he writes, "Seasons of mists and mellow fruitfulness." This sentence reflects the use of soft consonants like M and L. यहाँ पर भी आपका कॉन्सोनेंट का यूज हुआ है, लेकिन यह आपको सुनने में काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है. Seasons of mists and mellow fruitfulness. So here soft consonants like M and L and along with long vowel sounds in mists and mellow. मिस्ट में और मेलो में जो कॉन्सोनेंट यूज किया गया है वह आपका क्या क्रिएट कर रहा है, या प्लीजिंग साउंड को क्रिएट कर रहा है. तो कैकोफनी और इफनी में आपका डिफरेंस यही हुआ कि कैकोफनी में क्या होता है, जो कॉन्सोनेंट लेटर्स यूज होता है लाइक के, जी, टी, पी, डी, सी, तो ये आपका हार्ड कॉन्सोनेंट के फॉर्म में जाना जाता है, और इससे जो साउंड क्रिएट होता है वो एक्चुअली अनप्लीजेंट और हार्ड साउंड, रफ साउंड माना जाता है. लेकिन इफनी कंप्लीटली अपोजिट है कैकोफनी में. इफनी में जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं तो वह सॉफ्ट कॉन्सोनेंट्स होते हैं, लाइक एम, एल यूज हुआ सीजन्स ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस में. और मेलो फ्रूटफुलनेस में आपका क्या है, जो वॉवेल यूज किया गया है वह वॉवेल लॉन्ग वॉवेल है, जो कि साउंड क्या प्लीजिंग साउंड क्रिएट कर रहा है. तो इफनी में आपको प्लीजिंग साउंड देखने को मिलेगा, कैकोफनी में आपका रफ साउंड, अनप्लीजेंट साउंड देखने को मिलेगा. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैकोफनी एंड इफनी, राइट. थैंक यू.